और वो बड़े भैया जो हैं वो आप टर्की जाने की तैयारियां इन्होंने शुरू कर दी। ये जो मेरी अपॉइंटमेंट है ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध और वर्ल्ड बैंक के एक एग्रीमेंट के तहत हुई है। ये सिर्फ एक आर्टिस्ट नहीं पेंट कर सकेगा। जो चीज होनी चाहिए वो हो नहीं रही। अभी तो मैं थक चुका हूँ बोल बोल के। वी आर नॉट वर्किंग ऑन ग्रास रूट। दिल्ली के ख्वाब में छींचड़े। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है। दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पाकिस्तान, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। सर्दियों के मजे लेना शुरू कर दिए तलहा? हम तो टी शर्ट में घूम रहे हैं कराची में, आप कह रहे हैं सर्दियों के मजे। हम कोशिश तो कर ही रहे हैं, मैं भी ऑर्गेन्जा पहन के घूम रही हूँ, लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि शायद सर्दियां आ जाएं। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर वाले मजे ले रहे हैं, नॉर्दर्न एरियाज वाले, मरी में जो रहते हैं, नथिया गली में जो हमें देख रहे हैं, वो बड़ा एंजॉय कर रहे होंगे इस वक्त मौसम को, बर्फबारी को। यकीनन उनके लिए मौसम इस वक्त बहुत ठंडा होगा, बर्फ पड़ रही होगी, ठंडी हवाएं चल रही होंगी, हीटर ऑन होंगे और गैस के बिल उन्हें परेशान कर रहे होंगे। ये भी अच्छा है, गैस के वैसे हम किसी हाल में खुश नहीं है। गैस के बिल परेशान, सर्दियाँ आती है तो गैस के बिल बढ़ जाते हैं, गर्मियाँ होती हैं तो बिजली के बिल बढ़ जाते हैं। आखिर हम जाएं तो जाएं कहाँ। लेकिन मैं एक चीज़ नोट कर रही थी तलहा कि पाकिस्तान में, मैंने स्पेशली पाकिस्तान की ही बात कहूँगी, मैंने हमेशा देखा है कि लोग लेट आते हैं, वक्त की पाबंदी नहीं करते। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि अल्लाह ताला, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे लिए जो 5 वक्त नमाज रखी वो वक्त का ही इम्तिहान था। जिंदगी में सबसे कीमती चीज़ वक्त है। हर चीज़ लौट कर आ जाएगी, एक वक्त ही है जो कभी लौट कर नहीं आएगा। तो इसलिए वक्त की बड़ी कदर करें, उसको सही डिवाइड करें और सही हिस्सों में दें, और अपनी इबादत के लिए वक्त रखें, माँ बाप के लिए वक्त रखें, औलाद के लिए, घर के लिए। सिर्फ दुनिया और पैसे कमाने के पीछे वक्त ज़ाया ना करें। बेशक आपकी बात बिल्कुल सही है कि अल्लाह ताला ने नमाज की पाबंदी रखने के लिए ही हमें, ताकि वक्त की पाबंदी सीखें, इसलिए ताला ने नमाज का हुक्म दिया है। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस होता है ये देख के कि हम जब बाहर ममालिक में जाते हैं, वहाँ आप देखें जो इंटरनेशनल, जिनको हम कहते हैं जो नमाज भी नहीं पढ़ते, अदा नहीं करते, वो हमारे दीन इस्लाम को नहीं मानते, लेकिन फिर भी उनमें वक्त की पाबंदी है। वो वक्त के साथ चलते हैं या वक्त से एक कदम पहले चलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, वक्त अपना चलता रहता है। अगर आपको कामयाब होना है तो या तो वक्त के साथ चलिए, वक्त से एक कदम पहले चलिए, ताकि आप कामयाब हो सकें। और शायद यही वजह है आज हम देखते हैं कि बाहर ममालिक के तमाम लोग इतने कामयाब हैं, और आज हम लेट होने की वजह, क्योंकि हम वक्त की कदर नहीं करते, तो शायद वक्त हमारी कदर नहीं करता, इसलिए हम पीछे हैं। आज बेकदरे हैं हम। आज की अच्छी बात ये थी, तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वक्त की पाबंदी कीजिए, वक्त के साथ चलने की कोशिश कीजिए, या पहले चलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वक्त कभी आपका इंतजार नहीं करेगा। आपको वक्त के साथ चलना है अगर कामयाब होना है तो। नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। 48 घंटों से भी कम वक्त बाकी, हकीकी आजादी मार्च के लिए अवाम ने कप्तान से उम्मीदें बांध ली। इस्लामाबाद में सूबाई वुज़रा टेंट सिटी की मेजबानी पर मामूर, क़यादत ने खिलाड़ियों को 3 दिन का राशन साथ लाने का मशवरा दे दिया। दुनिया का 7वां बड़ा शहर मगर बुनियादी सहूलियात से महरूम। आखिर क्यों शहर के पोश और मिडिल क्लास इलाकों में पानी की फराहमी यकीनी नहीं? पानी की गैर मुनसिफाना तकसीम पर MD वाटर बोर्ड से मुलाकात करवाएंगे। मुसव्वरी की दुनिया का बड़ा नाम, जिसने मुल्की और बैरूनी सतह पर अपनी फनी सलाहियतों का लोहा मनवाया, जिमी इंजीनियर आज बनेंगे दुनिया बोल है का हिस्सा। और महंगाई से मजबूर अवाम ने सस्ते बाजारों का रुख कर लिया। क्या सस्ते बाजार वाकई अवाम को रिलीफ देने में कामयाब हैं या सिर्फ झूठे दावे हैं? जानने की कोशिश करेंगे आज के शो में। जी तलहा, बिफोर वी हेड टू द पॉलिटिकल स्टोरी, आप कुछ हमेशा की तरह सिर्फ ट्विटर के ट्रेंड्स बताएंगी? हाँ, सिर्फ मैं ही तला, आपका भी शो है, आप भी पार्ट हैं हमारे शो का। मैं इंस्टा के ट्रेंड्स बताना पसंद करता हूं, मैं इंस्टा के ट्रेंड्स लेकर आऊंगा, आप ट्विटर के बताइए। ये भी अच्छा है, मैं ट्विटर से ट्रेंड बताती हूँ, आप इंस्टा के ट्रेंड बताओ। ट्विटर पे इस वक्त सोशल मीडिया पे जो टॉप ट्रेंड कर रहा है वो है जापान। और जापान टॉप ट्रेंड क्यों कर रहा है? क्योंकि कल जापान ने जर्मनी को शिकस्त दी है। और जिस तरह से, अच्छा उसके बाद सबसे ज़्यादा बात यह है कि जो शिकस्त तो दी है उन्होंने, लेकिन उसके बाद जो सफाई का ख्याल रखा गया, जो पिक्चर्स और वीडियोस वायरल सोशल मीडिया पे, तलहा आपने वो देखी है? बिल्कुल देखी है। जापानीज मशहूर हैं अपनी सकाफत के लिए, अपने कल्चर के लिए, और जिस तरीके से विक्ट्री उन्होंने समेटी है। इस मैच के बारे में आपको बताऊं कि जर्मनी के पास 75% पोजेशन था बॉल का, जापान के पास 25%। जर्मनी ने को 25-26 शॉट्स मारे, जो 9-10 उसमें से टारगेट पे थे, जापान ने सिर्फ 12 मारे। अच्छा, ये वो तस्वीर थी इस मैच के हवाले से जो मैं दिखाना चाह रहा था, जो मैं इंस्टा से लेकर आया हूं, ट्विटर से नहीं। इस तस्वीर में दिखाया जा रहा है कि जर्मनी की टीम ने मैच शुरू होने से पहले एहतजाज किया, अपने मुंह पर हाथ रख के तस्वीर खिंचवाई। ये एहतजाज इसलिए किया गया
क्योंकि इनको हम जिन्स परस्ती का बैंड, जिसे लव बैंड कहा जाता है, वो हाथों पे पहनने की इजाजत वहां नहीं मिली। वहां पर जो हम जिन्स परस्ती के झंडे और टोपियां भी पहनकर आ रहे थे क्राउड में, उनको भी बाहर निकाला जा रहा था। तो इनको हम जिन्स परस्ती से इतना प्यार था कि इतना एहतजाज किया और फिर देखिए अल्लाह ने इनको दिखा दिया, मैच में 2-1 से हार गए। और जो जापान, जो कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया जा सकता कि जर्मनी जैसी टीम को हराएगा, बड़े बच्चों की तरह हार गए जर्मनी वाले। हाँ, और साथ साथ मैं चाहूँगी कि वो पिक्चर्स भी दिखाएं कि जिस तरह से जापानीज़ ने मैच जीतने के बाद ये नहीं कि विक्ट्री बना के सब चले गए, उन्होंने बाकायदा पूरी सफाई का ख्याल रखा, ड्रेसिंग रूम की पूरी सफाई की, हर चीज़ प्रॉपर अपनी जगह पे थे। विजुअल्स नहीं है चाहे, लेकिन आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा। और आगे बढ़ते हैं और अगले टॉप ट्रेंड की जाने बढ़ते हैं। तो अगला टॉप ट्रेंड है, मिलते हैं पिंडी में। ये भी टॉप ट्रेंड में शामिल है क्योंकि आज़ादी मार्च की कामयाबी के लिए आवाम भी कप्तान के साथ है और अब तक 16,000 से ज़ायद सारिफीन इस पर ट्वीट कर चुके हैं। मिलते हैं पिंडी में, करेंगे क्या पिंडी में? पिंडी में मिलकर एहतजाज करेंगे, खाएंगे पिएंगे और एहतजाज करेंगे, और क्या। ये बात एक हकीकत है कि जी हकीकी आज़ादी मार्च जो है अब 48 से भी कम घंटे रह गए और तहरीके इंसाफ के चेयरमैन ने कॉल दे दी है, कहा है कि 26 तारीख को सब रावलपिंडी में होंगे, वहाँ पे खैमा बस्ती भी आबाद की जा रही है। तो सुनने में यही आ रहा, लग भी यही रहा है कि शायद धरने की तरफ जाएगा ये मामला, लेकिन 25 तारीख तक सबको कह दिया गया है कि रावलपिंडी में पहुँच जाएं। लेटेस्ट अपडेट्स अपने व्यूअर्स तक यहाँ पर हम पहुंचाएंगे। वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की काबीना इजलास से कबल इत्तेहादी जमातों के वज़रा से गैर रस्मी मुशावरत हुई है। वजीर कानून सरदार एयाज सादिक, वजीर मवासलात असद महमूद, वजीर मुमलिकत हाशिम भी वहाँ शरीक थे। वजीर IT और तमाम तर वज़रा वहाँ पर मौजूद थे। काबीना का बड़ा इंपॉर्टेंट इजलास भी है, आर्मी चीफ की सिलेक्शन होनी है, अभी तैनाती होनी है नए आर्मी चीफ के उस हवाले से। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है फहाद चौधरी। फहाद चौधरी, बताइए क्या डिटेल्स हैं आपके पास इस मुशावरत के बारे में? जी देखिए, आज वफाकी काबीना का गैर मामूली इजलास कुछ देर बाद शुरू होगा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में। और इस इजलास में वैसे तो आइनी तौर पर कोई कतगन नहीं है कि आर्मी चीफ या चेयरमैन जॉइंट चीफ्स के तकर्रुर के लिए मामला काबीना में ले जाया जाए, लेकिन ज़राए का दावा है कि जो 6 नाम भिजवाए गए वजारत दिफा की जानिब से, उनमें एक जो नाम शामिल है उनकी तकर्रुरी में कुछ कानूनी लैकुनाज हैं, उसको दूर करने के लिए इम्कान है कि आर्मी एक्ट या फिर कवायद ज़वाबित में तरमीम की तजवीज़ वफाकी काबीना में पेश की जाएगी, जिसके बाद इस मामले को फिर पार्लियामेंट में ले जाया जाएगा। बहरहाल वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह से हमने जब गैर रस्मी तौर पर यह पूछा तो उन्होंने कहा कि काबीना जो है वो मुख्तलिफ तरामीम की मंजूरी देती है, कन्फर्म उन्होंने नहीं किया और ना ही तरदीद की। वफाकी वज़रा जो है वो पहुँच चुके हैं वज़ीर आज़म हाउस में। वफाकी काबीना के गैर मामूली इजलास से कबल वज़ीर आज़म ने इत्तेहादी जमातों के जो वज़रा हैं उनसे एक गैर रस्मी मुशावरत भी की और आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स के तकर्रुर से मुतालिक उमूर पर तबादले ख्याल किया। सवाल ये पूछना चाहता हूँ, इस अहम मामले जो कानूनी पेचीदगी पैदा हुई है जिसके ऊपर मुशावरत की जा रही है और कानून साजी का सोचा जा रहा है, कहीं वो सबसे सीनियर जो जनरल लिस्ट में हैं उनकी अर्ली रिटायरमेंट तो नहीं? तो कहा जा रहा था कि वो जनरल बाजवा से पहले रिटायर हो रहे हैं। जी बिल्कुल यही मामला है। जो सीनियर मोस्ट जनरल का नाम शामिल है 6 नामों के पैनल में, उनकी रिटायरमेंट जो है वो आर्मी चीफ की रिटायरमेंट से 2 रोज़ कबल हो रही है। तो अगर वज़ीर आज़म जो है उनके नाम की मंजूरी देते हैं तो फिर एक लैकुना है, कानूनी पेचीदगी है, जिसको दूर करने के लिए वफाकी काबीना आज मुशावरत करेगी। एक अहम वफाकी वज़ीर से हमारी बात हुई तो उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड ये बताया कि ज़रूरी नहीं है कि ये आज मंजूरी लाजमी दी जाएगी, इस तजवीज़ को रखा जाएगा काबीना के सामने और तमाम वज़रा से राय ली जाएगी और फिर वज़ीर आज़म हतमी इस पर अपनी राय देंगे और उसके बाद फैसला किया जाएगा। एक इम्कान है कि इस लैकुना को दूर करने के लिए जो है कानून साजी की जाएगी, लेकिन जाहिर है ये वक्त तलब काम होगा और अगर आज मंजूरी दे भी देती है काबीना तो उसके बाद डेफिनेटली इस मामले को पार्लियामेंट में ले जाना पड़ेगा। लेकिन तैनाती का ऐलान 26 को होना है, ऐसा ही है? जी बिल्कुल, तैनाती का ऐलान वज़ीर आज़म हो सकता है कि आज ही मुशावरत मुकम्मल करके आज शाम तक कर दें, क्योंकि इम्कान है कि वज़ीर आज़म
तुर्की के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे और ज़राए का ये दावा है कि अगर वज़ीर आज़म तुर्की के दौरे पर गए तो वो जाने से पहले इस मामले को फाइनल करके जाएंगे। राइट, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को 26 तारीख को तुर्की के लिए रवाना होना है और 26 तारीख को इमरान खान का बड़ा मार्च भी है और साथ साथ नए आर्मी चीफ का ऐलान भी है। कहा जा रहा है कि उससे पहले भी वज़ीर आज़म कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फाद चौधरी तफसीलात साझा करने के बाद। जो फाद ने क्लियर कर दिया है, जो टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है, लीगल पेचीदगी पैदा हुई है, वो ये पैदा हुई है कि जो सबसे सीनियर जनरल हैं लिस्ट में, जो लिस्ट भेजी गई है जीएसटी की जानिब से सबसे सीनियर मोस्ट जनरल्स की, उसमें जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो जनरल बाजवा साहब से 2 दिन पहले रिटायर हो रहे हैं। ये एक टेक्निकल पेचीदगी है लीगल, जिसको दूर करने के लिए मुशावरत भी जारी है और बताया जा रहा है कि शायद कानून साजी भी इसके लिए की जाए। लेकिन क्या इतना वक्त है कि कानून बनाया जाए? अब देखते हैं, अगर बनने को हो तो कुछ भी बन सकता है तला, लेकिन ये डिपेंड करता है कि क्या करते हैं। लेकिन हाँ, आज का दिन और 25 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी सियासी तारीख की अगर हम बात करें तो, क्योंकि लॉन्ग मार्च के लिए भी टाइम बहुत कम रह गया है। 25 तारीख तक सब रावलपिंडी पहुंच जाएंगे और 26 को शायद लोग धरना देंगे। हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च जो है उसका लाहेअमल सामने आएगा कि क्या करने वाले हैं क्या नहीं। और कल इमरान खान साहब ने निजी टेलीविजन को इंटरव्यू देते हुए भी क्लियरली कहा था कि सदर आरिफ अलवी साहब जैसे ही उनके पास असम्बली भेजी जाएगी और मशावरत के लिए वो खान साहब के पास लाजमी जाएंगे या उनसे मुलाकात करेंगे या उनसे मशवरा ज़रूर करेंगे। तो ये भी उन्होंने बात वाज़ेह कर दी थी। मजीद हम जानेंगे कि धरना होगा नहीं होगा, क्या लाहे-अमल आगे इख्तियार करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इसके लिए चलते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं इमरान इस्माइल, साबिक गवर्नर सिंध है, उनसे जानेंगे, उनको वेलकम कहेंगे अपने शो में। मजीद डिटेल्स जी। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब, ये बताइएगा सबसे पहले कि खान साहब का जो सरप्राइज धरना था, क्या वो 26 नवंबर को जो उन्होंने कॉल दी थी वही एक सरप्राइज था या इसके अलावा भी कोई मजीद सरप्राइज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, इमरान खान के दिल में क्या है, वो आगे क्या करेंगे, वो अब क्या सोच रहे हैं, मैं ये बात आपको बिल्कुल वसूख से बता सकता हूँ कि इमरान खान ने किसी के साथ शेयर नहीं किया। उनका ये सरप्राइज़ है, वो उस दिन जलसा करके ख़त्म कर देंगे, वो उस दिन धरना करेंगे, वो लंबा बैठने की बात करेंगे। अभी इमरान खान ने कोई चीज़ डिस्क्लोज नहीं की। इस वक्त मैं समझता हूँ कि सारे जो कार्ड्स हैं वो इमरान खान के पास हैं और जो उन्होंने अपने सीने से लगाए हुए वो किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे और ये 26 तारीख को ही वो बताएंगे कि आगे वो क्या करेंगे। और सरप्राइज इमरान इस्माइल, और मुज़ाकरात हो रहे हैं कि आपके मुखालिफिन कंटिन्यूसली आप पे तीर बरसा रहे हैं और कह रहे हैं कि पीछे ही पीछे हो रही हैं मुलाकातें रातों में? देखिए, मैं जितना इमरान खान को जानता हूँ, वो सीक्रेट रखने वाला आदमी नहीं है, वो रख नहीं सकते, वो बाय नेचर नहीं रख सकता, वो अपनी कौम से कोई चीज़ छुपा नहीं सकता। अगर तो वो कोई बात करेंगे तो वो अगले दिन ही जो उनकी स्पीच होगी उसमें बता देंगे कि मैंने ये बात की। वो ऐसा आदमी नहीं है जो बैकडोर से कोई और काम करे और अपनी कौम को कुछ और बताए। तो मेरे दिल में ना कोई ऐसी चीज़ है कि उनके कोई बैकडोर चैनल से रबते थे या कोई चीज़ थी। मुमकिन है कोई मैसेज आए गए हों, आई डोंट नो, लेकिन कोई चीज़ ऐसी जिससे कौम को बेखबर रख के इमरान खान कोई फैसला कर लें और कौम के जोर पे, वो ऐसा होगा नहीं, ये करेगा। सही। इमरान साहब, हकीकी आज़ादी मार्च के लिए सिंध से भी कई कारकुनों के काफिले रवाना हुए थे, वो कारकुनान अब कहाँ पे हैं और क्या बता सकते हैं कि उनकी तादाद कितनी थी और अब क्या पोजीशन है इस वक्त? देखिए, सिंध के लोगों के लिए तो ये डबल वो हो रहा है, इसलिए कि वो पहले भी जो तारीख दी गई थी उस पर वो पहुँच गए थे और वो फिर उसके बाद ये सानिया हो गया, खान साहब के ऊपर फायरिंग हुई, असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ, कातिलाना हमला हुआ, फिर हमें वो उसके मार्च का रुख बदलना पड़ा, पोस्टपोन करना पड़ा, खान साहब को अस्पताल जाना पड़ा। तो वो जो साथी आए थे सिंध से वो वापस चले गए थे, लेकिन अब फिर वो एक जगह जमा हो रहे हैं और इंशाअल्लाह वो जो 25 तारीख की शाम को वो वहाँ पहुँच जाएंगे। इमरान इस्माइल साहब, ये बताइए, खान साहब के हमले के बाद जो है एक काफिला शाह महमूद कुरैशी साहब लीड कर रहे थे, एक असद उमर लीड कर रहे थे, आपके मुखालिफिन कहते हैं कि 2 धड़े बन गए हैं, डिवाइड पैदा हो गया और तस्नीम हैदर के बयान के बाद नवाज शरीफ इटली पहुंचे हुए हैं, घूम फिर रहे हैं, उस पर भी कमेंट कीजिए प्लीज़। देखिए, मुखालिफिन तो बेचारे ऐसे, मैं तो बड़ा उनको यतीम से समझने लगा हूँ, सियासी यतीम, इसलिए कि वो तो ना कोई फैसला खुद कर सकते हैं, ना उनकी अपनी सोच है, ना वो अपने पावर पर बैठे हैं, ना उनके पास जोर है, ना उनके इस हुकूमत की टांगें हैं। और वो बड़े भैया जो हैं वो आपने देखा कि इस वक्त वो इटली के एक रेस्टोरेंट में वो बैठे बोन मैरो खा रहे हैं, जिससे कोलेस्ट्रॉल हाई होता है और जिसकी वजह से प्लेटलेट्स भी कम हो सकते हैं, लेकिन उन्हें उसी परवाह नहीं। यहाँ कौम उनके गम में जो है वो निढाल हुई पड़ी है, वो आगे स्विट्ज़रलैंड घूमने जा रहे हैं। छोटे भैया जो हैं वो यहाँ पे एक यरगमाल की हैसियत में बैठे हुए हैं और वो उनकी समझ नहीं आ रही कि वो बड़े भैया के पास जाएं तो कैसे जाएं, मिलें तो कैसे मिलें, यहाँ से निकलें तो क्यों कर निकलें। अब वो टर्की जाने की तैयारियाँ उन्होंने शुरू कर दी। ये तो कोई
मुझे लगता है कि ये तो कोई प्राइम मिनिस्टर एट लार्ज है, जैसे एम्बेसडर एट लार्ज होता है ना, कि वो उसका काम सिर्फ घूमना फिरना होता है कि इधर चला जाए उधर चला जाए, ये उस तरह 15 दिन ये शख्स जो है वज़ीर आज़म हाउस ऑफिस के अंदर नहीं आया। ये पहले शर्म शेख चले गए, वहाँ से लंदन चले गए, लंदन से आए तो उन्होंने कहा मुझे कोविड हो गया, ये आ ही नहीं रहे थे ऑफिस। और पाकिस्तान बस तवक्कल तो अल्लाह चल रहा था कि बस अल्लाह की मर्ज़ी है, जिस डायरेक्शन में चला जाए, एक नैया बह रही है मझधार में। और हमारे जो इकोनॉमिस्ट यहाँ पे चीफ इकोनॉमिस्ट बैठे हैं जिन्होंने बड़े बुलंद बांध दावे किए थे कि वो 200 से नीचे डॉलर को ले आएंगे, आज डॉलर फिर 250 पे चला गया। तो ये मुल्क इनसे संभलने वाला नहीं है, ये जाली और इम्पोर्टेड सरकार है। ये तो अपने केसेस माफ कराने आए थे, जिसने इनको यहाँ पे मुसल्लत किया। मैं समझता हूँ कि उनसे सवाल इसका बनता है कि ये आपने क्यों इनको सपोर्ट की और क्यों इनको यहाँ पर। तस्नीम हैदर के बारे में इमरान इस्माइल साहब कुछ कमेंट कर दीजिए, उन्होंने बड़े दावे किए हैं और उसके बाद बड़ा रिएक्शन भी आ रहा है। देखें, चौधरी तस्नीम ने जब से ये बात की है, जब से वहाँ लंदन कैंप में थलथली मच गई है, और ये कोई मजाक नहीं है, वहाँ लंदन बैठ के उसने ये बात की है, ये इनको फेस करना पड़ेगा। ये वहाँ की जो पुलिस है वो इस मुकदमे को जाने नहीं देगी इस तरह। और ये उसी वक्त ये नवाज शरीफ साहब वहाँ से निकल गए, पहले वो मिलान चले गए, वहाँ पर शॉपिंग फरमाएंगे क्योंकि दुनिया की महंगी तरीन शॉपिंग मिलान में होती है। वो वहाँ पे गए हैं, वहाँ पे आज उनकी तस्वीरें भी आई हैं, वो काउबॉय बने हुए हैं वहाँ पे, और उनके साहबजादे की तस्वीर है जैसे वो डरे हुए किसी चीज़ से। मैं समझता हूँ कि ये इनको कभी पाकिस्तान का गम ही नहीं था, इनको गम सिर्फ इतना था कि और कितना हम इसे लूट सकते हैं और खा सकते हैं। कौम के सामने चीज़ आ गई। आज इमरान खान के साथ पूरी कौम खड़ी है। आज कोई काउंसलर का इलेक्शन करा लें, यूनियन काउंसिल का इलेक्शन करा लें, बल्दियात के इंतखाबात करा लें, MPA का करा लें, MNA का करा लें, सेनेट का करा लें, ये सदारती निज़ाम पे करा लें, ये पार्लिमानी निज़ाम पे करा लें, इमरान खान को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, इनके बस में नहीं है। तो ये अब बस सदारती निज़ाम का तो आपने जिक्र कर दिया, लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि कल खान साहब ने एक अहम इशारा दिया था। उन्होंने कहा कि अगर अक्सरियत मिली तो ही वज़ीर आज़म बनूंगा, वरना मैं वज़ारत कबूल नहीं करूंगा। क्या वाकई इत्तेहादी हुकूमत बनाने का कोई इरादा नहीं? क्योंकि पाकिस्तान में तो सियासत में हमेशा से हमने देखा है कि इत्तेहादी हुकूमत ही बनती रही है। खान साहब बिल्कुल क्लियर हैं, हमने इत्तेहादी हुकूमत रन की है और हमने अपने कई फैसले हमें मौखर करने पड़े इत्तेहादियों को मनाने के लिए कि पहले वो मान जाए, वो नहीं मानते हैं, जो भी चीज़ें हम अपना प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करने में हमें दिक्कत हुई। खान साहब ने बिल्कुल क्लियर बात कर दी है कि अगर मुझे क्लियर कट मेजॉरिटी मिलेगी तो मैं हुकूमत बनाऊँगा, अगर क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलेगी तो मैं मखलूत और कमज़ोर हुकूमत नहीं बनाऊँगा। तो ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है समझने में कि अगर हमें बल्दियाती इंतखाबात जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात हैं, इमरान इस्माइल साहब क्या देख रहे हैं उनमें? देखें, PTI पहले भी तैयार थी। ये 3 दफ़ा जो हुकूमत है यहाँ से भागी है इंतखाबात से, और हैरानगी मुझे इस पर थी कि MKM ने सपोर्ट किया उनको इंतखाबात मौखर करने के लिए। बाहर कैफ अब जो तारीख आई है, उम्मीद है कि इससे पीछे नहीं हटेंगे। और मैंने आपसे कहा ना कि इंतखाबात जो मर्ज़ी ये करा लें, इमरान खान की फतह, इमरान खान की जीत जो है वो नोश्ता दीवार है, उसको नहीं आप हटा सकते। तो इंशाल्लाह कराची का मेयर भी इमरान खान का ही आएगा, हैदराबाद का मेयर भी इमरान खान का आएगा, जहाँ जहाँ इंतखाबात कराएंगे वहाँ पर। राइट, इमरान इस्माइल बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक गवर्नर सिंध PTI के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे, लेकिन एट द सेम टाइम मैं उनको याद दिलाना चाहूँगा कराची वालों की जो ख्वाहिशें थी, PTI के जो सपोर्टर्स वोटर्स थे, वो आज तक ख्वाहिशें ही हैं, कराची में डिलीवर नहीं हो सके वो वादे जो किए गए थे, जिसकी वजह से कराची वाले सोचते हैं कि क्या सोल्यूशन है हमारे पास, किस तरह हम अपने शहर के मसाइल हल करें, क्योंकि कराची का कोई मसला हल नहीं हुआ। एक ब्रेक लेते हैं। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक टू दुनिया बोल है। और कराची वालों के लिए है एक बड़ी अच्छी खबर। वो खबर ये है कि वर्ल्ड बैंक ने नजरे करम कर दी है, कराची वाटर एंड सूएज बोर्ड के लिए बड़ा एक फंड एलोकेट किया है, $1.6 बिलियन का। जी हाँ, बिलियन डॉलर्स का। और मैं बड़ा खुश हुआ ये खबर सुन के। और फिर मुझे मालूम पड़ा कि एक नए MD भी आ चुके हैं KWSB में, जो कि 15 दिन के अंदर
बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं, बड़ी मैनेजमेंट में तब्दीलियां ला चुके हैं। मैं मजीद टाइम जाया नहीं करूंगा, तारुफ करवाऊंगा। मेरे साथ मौजूद है इंजीनियर सलाउद्दीन अहमद साहब। थैंक यू सो वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया कमिंग ऑन दुनिया बोल है। 15 दिन में सर आपने क्या क्या किया? मैंने सुना 15 दिन में बहुत कुछ किया। 50 डेज 50 डेज 50 डेज हो गए 50 दिन में। जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए KWSB जो है इसको कंप्लीट ट्रांसफॉर्म करना है एक्चुअली। वर्ल्ड बैंक का ये हमने उसको आगे लेके जाना है। इसमें जो प्रोग्राम है वो ये है कि मैनेजमेंट रिफॉर्म लाया जाए और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म लाया जाए जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स भी हों। तो जो हमने 50 दिन में कोशिश की है कि हम HRM को सही करें, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन में रिपोर्टिंग मैकेनिज़्म है उसको ठीक किया जाए, अटेंडेंस भी ठीक की जाए, और साथ साथ हमारा जो हम देख रहे हैं रिकवरी का निज़ाम उसको ठीक किया जाए। उसमें बहुत गैप्स हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनको ट्रिगर कर दिया है। और न सिर्फ ये बल्कि अब आप ये देखिए कि हमारे जो वाजबात हैं, जो मेडिकल के हों या फंड्स के हों, उनके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। सलाउद्दीन साहब, आपने जब से ज्वाइन किया 50 डेज, जब से बहुत ज़्यादा कई जिन इलाकों में पानी आ रहा था जो 4-4, 5-5 दिन बाद आता था, एटलीस्ट वो रेगुलर उसका एक स्केड्यूल बन गया है, और कुछ इलाकों में तो पानी आता ही नहीं है अभी तक ही। मसला सबसे बड़ा यहाँ पे ये है कि एक टैंकर माफिया बन गया है। जब एक तो हुकूमत की तरफ से पानी मिलना चाहिए, जहाँ जिन लाइनों में पानी आना चाहिए उन लाइनों में पानी आता नहीं है, लेकिन टैंकर्स जो है वो सारे भर दिए जाते हैं, और टैंकर्स माफिया के थ्रू जो पानी पहुंचाया जाता है आवाम तक वो इतने महंगे हैं कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। डिफेंस में तो टैंकर्स ही डल रहे होते हैं। तला क्यों आप हमारे जख्मों पे नमक छिड़क रही हैं? मैं जख्म कुरेद रही हूँ। हाइड्रेंट प्रोसीजर से उस वक्त किया जाता है जब आपके आवाम की रिक्वायरमेंट पानी की पूरी हो रही हो, फिर एक्स्ट्रा टैंकर्स भरे जाते हैं, लेकिन यहाँ तो आवाम की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही, तो फिर इसको क्यों चलाया जा रहा है? नहीं, मैं इसको बताता हूँ। देखिए, एक तो ये मंतक पे बात ये है कि ये तमाम हाइड्रेट्स बने हैं अप स्ट्रीम्स में। हमारा हुआ ये है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, तकरीबन यूँ समझें कि पिछले 15-20 सालों में जैसे जैसे कराची बढ़ता गया, उसने जो हमारी मेन लाइन्स थी जिसको हम वाटर ट्रंक मेन्स कहते हैं, या जो हमारी बल्क की लाइनें उनको पंचर कर दिया गया। अगर ऊपर बकेट में पंचर हो जाए तो नीचे तो पानी नहीं पहुंच सकता। इसका मतलब ये है कि आपको अपनी ओवरऑल स्ट्रैटेजी जो है वो ठीक करनी है, उनके लूप्स बनाने हैं और उनको वाल्व मैनेजमेंट पे लेकर आना है। अब हुआ ये है कि वो कुछ इलाके ऐसे हैं अपस्ट्रीम पे जो 24 घंटे पानी ले रहे हैं, और जो नीचे लोग हैं उनको पानी नहीं मिल रहा, उनको 5-5, 7-7 दिन पानी नहीं मिल रहा। सो अब इसके लिए हमने देखें, हाइड्रेंट्स का ये रोल है कि जो नीचे के इलाके हैं, फॉर एग्जांपल ये जो हमारा कुरंगी का इलाका है जहाँ आप अभी बैठे हैं, ये बिल्कुल सदर्न पार्ट है। सिमिलरली इज़ द केस विद द साउथ, वेस्ट का इलाका है, किमाड़ी का इलाका है, यहाँ पे हमें पानी पहुँचाने में बहुत रेगुलर जो हमारा नेटवर्क है इससे पानी नहीं पहुँच सकता बिकॉज ऑफ द रीज़न जैसा आई हैव स्टेटेड अबव। सो ये वाली चीज़ें भी जो है ना, मैं बता सकता हूँ कि आपको हम कहाँ ले जा रहे हैं इसको। देखिए, हमने कोशिश ये की है कि हाइड्रेंट्स जितने हमारे मौजूद हैं इनको भी डिजिटाइज़ करें। पिछले दिनों नेग्लेरिया का भी हमारे पास केसेस आए क्योंकि वो इलीगल वाटर हाइड्रेंट्स जो हैं वो पानी पहुंचा रहे थे। तो हमने इनकी रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं तमाम टैंकरों की, इनकी जो डेटाबेस है इनको डेवलप कर रहे हैं। फिर कंज्यूमर के पास बाकायदा ऐप के सूरत में उनको पता चलेगा कि मेरा पास जो टैंकर डिलीवर हो रहा है वो आया किस हाइड्रेंट से, यानी लीगल हाइड्रेंट से आया, इलीगल से आया। सो इसको कंप्लीट डिजिटाइजेशन करने जा रहे हैं इसकी, और ये एक रेवोल्यूशनरी स्टेप होगा। ऐप बनेगी सर? जी, ऐप बनेगी, ऐप बनेगी, रेवोल्यूशनरी स्टेप होगा। और उसके ऊपर वो तमाम, देखिए इसमें जैसे बहुत सारे हमारे कंज्यूमर्स हैं वो हमें कॉल करते हैं, हमारे एक GPS, एक जनरल पब्लिक सर्विस हमने शुरू की थी, उसका कोटा भी बढ़ाने जा रहे हैं। इस वक्त तो 4 लाख गैलन पर डे पे है, हम उसको 10 लाख गैलन पर डे पे ले जाएंगे, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मुस्तफ़ीज़ कर सकें। देखिए, ये वो लोग हैं जो सदर्न पार्ट में कराची में रहते हैं, ऊपर के लोगों को फिर भी किसी ना किसी फॉर्म में पानी मिल रहा है जी। तो ये अभी हमने, लेकिन इसके लिए देखिए ये लॉन्ग लास्टिंग सोल्यूशन ये है, जब तक कि K4 का पानी नहीं आता, जब तक कि हम एडिशनल पानी नहीं लेकर आते और ये लूपिंग नहीं करते, तो हमें अपने इस निज़ाम को बेहतर करना है और इस पर यानी डेली बुनियादों पे गौर व खौस हो रहा है। और हम इंशाल्लाह ताला अगले महीने में ही हम नए टेंडर्स के साथ जा रहे हैं, जो कि हमारे 5 हाइड्रेंट्स जो हैं वो टेंडर आउट होंगे विद प्रॉपर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन नेक्स्ट मंथ में, यानी कि जी नेक्स्ट मंथ। इंजीनियर सलाउद्दीन अहमद साहब, माशाल्लाह आपने बातें बड़ी अच्छी की हैं और अल्लाह करे आप अपने मिशन में कामयाब हो। प्रॉब्लम ये है कि KWSB को पॉलिटिसाइज कर दिया गया। हम सब कराची वाले जानते हैं जो कराची में रह रहे हैं, पूरी जिंदगी गुजारी है यहाँ पे, कि इस इदारे में रिफॉर्म्स की अशद जरूरत है। जो भी MD आता है 4-5-6 महीने में कोई ऐसा फैसला करेगा, सियासी अताब का शिकार होगा, साइड पे हो जाएगा। आपके साथ तो ऐसा नहीं होगा। देखिए, पहली बात तो ये कि ये जो मेरी अपॉइंटमेंट है ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध और वर्ल्ड बैंक के एक एग्रीमेंट के तहत हुई है।
यानी उन्होंने ये कहा था कि आप एक मैनेजमेंट रिफॉर्म लाने के लिए पूरी एक नई मैनेजमेंट लाएंगे, जिसमें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी आ गए हैं हमारे साथ, जो कि यहाँ पहले एमडी भी रह चुके हैं, उनका भी वसी तजर्बा है। इसके अलावा हम चीफ इंटरनल ऑडिटर और हमारे चीफ आईटी ऑफिसर, हमारे चीफ इंटरनल ऑडिटर के साथ साथ हमारे जो हैं सेक्रेटरी बोर्ड भी आ रहे हैं। सो ये जो लोग जब आ जाएंगे तो आपकी कॉर्पोरेट पैटर्न पे ये अदारा चलना शुरू करेगा इंशाल्लाह। क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि अब ये उसी तरह चले जिस तरह के एक पुराने टाइम पे KWSB था। इनकी रिकवरी भी, इनका ऑडिट प्रॉपर हो और फिर उसके बाद वो एक्सेसिबिलिटी हो लो पब्लिक को भी के और ट्रांसपेरेंसी के साथ कि वो पूछ सकें कि जी KWSB की इस वक्त फ़ंड कहाँ खर्च हो रहा है, और हम कंप्लीट इंटरैक्टिव तरीके से हम कस्टमर केयर सेंटर्स जैसे के इलेक्ट्रिक ने या सदर ने बनाए हुए हैं, हम उस तरह अपने भी कस्टमर केयर सेंटर्स इसी फंडिंग के थ्रू इंशाल्लाह ताला बनाएंगे। सही। सलाउद्दीन साहब, एक और मसला सबसे बड़ा सीवरेज का जो इशू आता है, बारिश का पानी जो है वो सीवरेज लाइनों में बहा दिया जाता है, जिसकी वजह से सीवरेज लाइन चोक कर जाती हैं। एक चीज़। दूसरी बात ये, सड़कें, हाँ हमेशा कंप्लेन करते हैं कराची की सड़कें कभी नहीं बन सकती, और अगर गलती से बन जाती हैं फिर याद आता है ओहो यहाँ तो सीवरेज लाइन डाली नहीं हमने, पूरी सड़क तोड़ दी जाती है, फिर सीवरेज लाइन डलती है, फिर वो बेचारी खुद ही की खुद ही पड़ी रहती है। तो एक कोई प्लानिंग, कोई स्ट्रैटेजी क्यों नहीं है हमारे पास? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने पॉइंट की तरफ इशारा किया। देखिए, मैं ये बिल्कुल सही समझता हूँ इस चीज़ को कि ये तमाम एक इंटीग्रेटेड प्लानिंग होनी चाहिए। और अभी जब हमने बारिशों के बाद आपने देखा कि हमारे सड़क का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वाटर सप्लाई का हो, सैनिटेशन का हो, सबको इफेक्ट हुआ है। तो अभी हमने कोई आफ्टर द रेन इमरजेंसी हमने $30 मिलियन इसके लिए मुख्तस किए हैं और काम हमारे 3 पैकेजेस अभी टेंडर आउट हो गए हैं, और इंशाल्लाह ताला आपको अभी 10 से 15 दिन में कराची की सड़कों पे काम होता हुआ नज़र आएगा, और उसके बाद उस पर ब्लैक टॉप भी होगी। अब वो जो बात आप कह रही हैं कि जी पहले जो है वो सीवरेज की लाइनें, पानी की लाइनें ठीक होंगी और फिर ये सही होगा। तो अब ये हमारा ये है कि तमाम इसमें KMC, KDA, वाटर बोर्ड, DMCs ये सब ऑन बोर्ड हैं, और इनको यानी बता दिया गया है कि ये इन इलाकों में काम हो रहा है। सो ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ ही चल रहे हैं। तो बारिश की पानी के लिए आपने कुछ सेपरेट लाइंस रखी हैं, क्योंकि उसके लिए हम काफ़ी यूटिलाइजेशन भी ले सकते हैं बारिश के पानी को स्टोर करके, अगर वो सीवरेज में जाए तो वो यूजलेस हो जाता है हमारे जी लिए। इसमें देखिए जी बिल्कुल, इसमें देखिए कराची के अंदर जो है ना, ये जो हम सिस्टम कहते हैं सीवरेज का, जब होता है कंबाइंड सीवरेज सिस्टम होता है जिसके अंदर जो हमारा स्टॉर्म वाटर भी गिरे। लेकिन अगर आप देखें तो कराची के अंदर स्टॉर्म वाटर्स अलहदा बने हुए हैं। अब वो अनफॉर्चुनेट ये हुआ है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उन्हीं स्टॉर्म वाटर्स को तोड़ के उसमें सीवरेज डाल दिया गया। तो जब पानी बारिशों में आएगा तो उसके अंदर वो सीवरेज तो नहीं चल सकता ना, वो ना स्टॉर्म वाटर चल सकता है, वो सब उबल पड़ते हैं। सो अभी हमने ये वर्ल्ड बैंक की फंडिंग से सबसे पहले हम जो सेंट्रल के अंदर हैं, हम उसके अंदर ट्रंक सूअर्स जो हैं वो रिप्लेस कर रहे हैं। मतलब ये जो जैसे गुज्जर नाला हो गया, महमूदाबाद नाले, सारे नाले सीवरेज के लिए नहीं डिज़ाइन हुए हुए, इसके अंदर इनके साइड पे ट्रंक सूअर्स डलने हैं दोनों साइडों पे, और उनमें कनेक्ट हो ताकि ये पानी निकल के फिर ट्रीटमेंट प्लांट तक जाए। और बाय द वे वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू बिल्ड द सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स आल्सो इन कराची थ्रू दिस फंडिंग। अल्लाह करे आप कामयाब हो सर, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। ये बताइए इंजीनियर साहब, एक तो हम DHE में कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन की मेहरबानी से सर, वो हमारे रोड के बीच में स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज है, तो पानी तो बाद में निकलता है, पहले हमारी गाड़ियां तबाह हो जाती हैं, और माशाल्लाह से अल्लाह रहम करे वो दोबारा बना रहे हैं, उनको रिपेयर कर रहे हैं। अल्लाह उनको हिदायत दे कि वो सही तरह उस पर काम करें ताकि पानी बाहर भी निकले, सिर्फ खड़ा ना रहे। इंजीनियर साहब, आपके इदारे में कोस्ट एम्प्लॉयज का बड़ा प्रॉब्लम है। अब आपने जिस तरह बताया कि रिफॉर्म्स आ रहे हैं, नया स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, तो हम किस तरीके से प्रॉब्लम को ख़त्म करेंगे और डील करेंगे सर? देखिए, इसमें सबसे पहला काम तो मैंने ये किया है कि हमने इसके लिए एक डिजिटल जो इनका कार्ड है उसकी तरफ हम जा रहे हैं। सब लोगों ने कहा कि जी बायोमेट्रिक कर लें, कुछ और बाकी तरीक़ाकार अपना लिया जाए। मैं समझता हूँ कि KWSB के अंदर भी अब ये रियलाइजेशन है तमाम लोगों के अंदर कि अब हमें काम करना पड़ेगा और काम अपनी बेहतरी के लिए करना है। अब ये देखें 3.6 बिलियन के वाजबात हैं। आज अगर हम रिकवरी ठीक करेंगे और ये घोस्ट एम्प्लॉयज़ जिनको हम आपने जिस तरह इशारा किया वो वापस आएंगे, और देखिए मैंने तमाम जगहों पे जहाँ जहाँ हमारी फैसिलिटीज़ मौजूद है वहाँ ये मशीन भी होगी, और तमाम इंस्टॉलेशंस हमारे, तो देखिए धाबे जी के बाद आगे चिलियाँ से ऑनवर्ड्स हमारा ये तमाम इंस्टॉलेशंस हैं जहाँ पे हमारे पंपिंग स्टेशंस भी हैं। तो यहाँ तमाम ये सहूलत जो है ये वो मुयस्सर होगी, और उनको वो बाकायदा स्वैप करेंगे। ना सिर्फ ये बल्कि मेडिकल के लिए भी जहाँ कहीं जा रहे हैं वो एक ही सिंगल कार्ड जैसे आपके यहाँ यूज़ होता है
जैसे डिफरेंट कॉर्पोरेट सेक्टर्स में यूज़ होता है उस पर हम बहुत काम कर चुके हैं और बहुत एडवांस काम कर चुके हैं और इंशाल्लाह ताला जल्द ही उनको डिलीवर हो जाएगा। इसमें हमारे साथ जो हमारे बैंक हैं हबीब बैंक लिमिटेड वो हमारे साथ काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह तमाम ब्रांचेस में उनका डाटा अपडेट होगा। दे विल बी गिवन दैट स्मार्ट कार्ड एंड दे विल बी टेकन टू टास्क इवन इफ दे आर नॉट प्रेजेंट एट एनीवेयर वेयर दे आर रिक्वायर्ड टू। क्या बात है, वेरी गुड, अल्लाह करे सर ऐसा हो जाए। हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला। आपको क्या लग रहा है आपकी जो प्लानिंग है जो आप डिज़ाइन कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा, कितने अरसे में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा प्रोजेक्ट? देखिए प्रोजेक्ट जो है ना वो 12 साल का है। ये जिसमें मैंने आपको बताया कि 1.6 बिलियन का लोन है एक्चुअली विच हैज़ टू बी कम अंडर फेजेस। हम अभी फ़ेज़ 1 में हैं जिसमें अभी मैंने बताया $30 मिलियन का अभी काम वैसे होगा। ये आपको गाड़ियाँ नज़र आती होंगी जिसके ऊपर लिखा हुआ है कराची वाटर एंड सीवर रोड, नीले रंग की गाड़ियाँ हर जगह पहुँचती हैं। इसकी फंडिंग भी गवर्नमेंट ऑफ सिंध और वर्ल्ड बैंक के ताउन से हमने की है। अभी हमने 28 प्रोवाइड की हैं, मज़ीद 38 हम और देने जा रहे हैं जो कि WSB के फील्ड में आ जाएंगी। और जब ये फ्लीट ऑपरेट होगा यहाँ पे तो जहाँ जहाँ हमें शिकायतें आ रही हैं पूरे कराची के अंदर वो वहाँ से हम उसको एड्रेस कर सकेंगे। लेकिन ये प्रोजेक्ट जो है वो तकरीबन 12 साल का है। हम कोशिश करेंगे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हम अगले 3 से 4 साल में कंप्लीट कर लें। अभी जो एग्जिस्टिंग सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उनको तो फौरन कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच इंजीनियर सलाउद्दीन अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमारी दुआएं, कराची वालों की दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह करे वाटर बोर्ड में ये रिफॉर्म्स आए। चलें जी, थैंक यू सो मच। एक ब्रेक लेते हैं, प्रोग्राम जारी रहेगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और अब हम आपको मिलवाएंगे पाकिस्तान के हीरो से। हम हमेशा कहते हैं कि हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, बेतहाशा टैलेंट है कि अगर हम शायद यहाँ पे उसको इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते लेकिन टैलेंट बहुत कदर नहीं किया जाता है, ये बात है। और एक जो हमारा टैलेंट है जिनका नाम बहुत ज़्यादा मशहूर है इंटरनेशनली, उनकी एग्जीबिशंस इतनी ज़्यादा फेमस है। स्क्रीन में जब खुली स्क्रीन तो आपने देख लिया। अगर आप इन आला तरीन शख्सियत को पहचानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं जिमी इंजीनियर, बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं और ये पूरी दुनिया में अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं कह के सर्वेंट ऑफ पाकिस्तान। कितनी अच्छी बात सर। ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने हमारी आर्म्ड फोर्सेस के लिए कहा था कि दे आर द सर्वेंट्स ऑफ पाकिस्तान, लेकिन आज शायद उनके मुंह से मैं कम सुन रहा हूँ, आपके मुंह से सुन रहा हूँ, बड़ी खुशी हुई। विदाउट एनी फर्दर अड्यू जिमी इंजीनियर हमारे साथ मौजूद हैं। जिमी साहब ये बताइए कि आर्टिस्ट ने इंजीनियर को कैसे पछाड़ा? असल में आई बिलोंग टू द ज़ोरास्ट्रियन कम्युनिटी, माशाअल्लाह, पारसी, जिसको पारसी कहते हैं, तो वो अपने प्रोफेशन से अपने नाम रखते थे। मेरे ग्रैंडफादर वाज एग्रीकल्चर इंजीनियर, इरिगेशन इंजीनियर। मेरे फादर वाज अ सिविल इंजीनियर, लेकिन मैं इंजीनियर नहीं बना, लेकिन मैंने नाम रखा। तो कई लोगों ने पूछा कि आप नाम अपना जिमी आर्टिस्ट क्यों नहीं करते, तो मुझे इंजीनियर पसंद था। ओके, तो आपने खुद चूज किया, आपकी फैमिली ने चूज किया, आपने चूज किया? फैमिली नेम है मेरा। ओके, मैंने ये रखा, मैं चेंज नहीं किया। ओके, आप सिर्फ एक आर्टिस्ट ही नहीं बल्कि आप एक सोशल वर्कर भी ऐसे काम करते हैं। आप स्पेशल बच्चों के साथ काम करते हैं और वॉक कल्चर सबसे पहले 1994 में आपने ही स्टार्ट किया, प्रमोट किया बहुत ज़्यादा। आप कराची से पेशावर बाय वॉक गए थे। जी, मैंने एक वॉक की थी, ये सबसे लंबी वॉक थी। 1 साल मैं पैदल चलता रहा और मैं देखने चाहता था कि हमारे जो गरीब लोग हैं गांव में ये कैसे रहते हैं। तो मैं हर गांव से, हर शहर से गुजरता हुआ गया था और मैंने देखा कि वादे सारे करते हैं लेकिन ख्वाब किसी के पूरे नहीं करते और निभाता कोई भी नहीं है, वादे वफा नहीं होते। और मैं हैरान होता हूँ लोगों पे भी जो हर साल हर लोगों की बात मान लेते हैं। और फिर मैं कभी कभी उनको कहता हूँ कि कभी तो अपनी अक्ल इस्तेमाल करो, सोचो। जब आपकी मदद कोई नहीं कर रहा तो फिर अपनी मदद आप करें, आप खुद करें। आपकी वॉक क्या ये एक हिस्सा होती है कि मैंने आपकी जितने भी हमने भी आर्ट देखा है उसमें ज़्यादातर हिस्टोरिकल चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, पाकिस्तान के कल्चर को बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है। इन्फॉर्मेशन पार्टीशन पे आपने बहुत ज़्यादा पार्टीशन पे मैंने काम किया। उसकी खास वजह थी कि 1974 में मुझे ख्वाब में ये जलती हुई ट्रेन, गांव जलते हुए, लोग मरते हुए नजर आती थी। How old were you then, sir? नहीं, I was not born in 47. ठीक है। I was born in 54. नहीं, आपको जब ये ख्वाब आ रहे थे उस वक्त आपकी एज क्या थी? 74 में about I must
यानी आई वाज बॉर्न इन 20 ईयर्स। जवानी में आपको ये जज्बा आपके दिल में आ मुझे गया। ख्वाब आ रहे थे और रोज़ आ रहे थे, तो मैंने फिर किसी से पूछा कि ये मुझे इस तरह के ख्वाब आ रहे, तो क्योंकि मैंने कभी स्टडी नहीं किया था पार्टीशन और तस्वीरें देखी थी, तो उन्होंने कहा कि ये आपको पार्टीशन की चीज़ें आ रही है और ये जब तक आप पेंट नहीं करोगे ये आपकी सिस्टम से निकलेगी नहीं चीज़। तो क्योंकि मुझे लगा कि पार्टीशन में जो लाखों लोग ने अपना जान का नजराना दिया पाकिस्तान के लिए, उनको कोई पूछता नहीं है, उनको कोई याद नहीं करता, जिनके नाम थे नामवर थे उनको याद करते। तो मैंने इन सब लोगों को ऑनर किया ये पेंट करके, क्योंकि मैं समझता हूँ कि उनका भी हक बनता है हमारे मुल्क बनने में। जो मारे गए थे औरतें बच्चे जो भी थे, बूढ़े जो भी थे, कुछ ट्रेनें आई थी जिसमें सिर्फ लाश आई थी, पूरी ट्रेन ही लाश से भरी हुई थी। तो मैंने ये सारे सीन्स कैप्चर किए। दूसरा मैं चाह रहा था कि जो यंगर जनरेशन है उनको पता चले कि कितनी कुर्बानी गई है, कितना खून इस ज़मीन में गई है, तो हो सकता है कि वो देखते हुए कुछ थोड़ी बहुत इज्जत करें मुल्क की। तो मैंने इसलिए ये चीज़ों पे काम किया था। सही। आपने जावेदनामा पे भी काम किया था? जी, वो असल में कई दफ़ा इल्लामा इकबाल ने ख़त में लिखा था कि मेरी ख्वाहिश है कि कोई आर्टिस्ट जावेदनामा पे काम करे, लेकिन किसी ने उनकी लाइफ टाइम पे नहीं किया था। फिर मुझे 1981 में उनके बेटे डॉक्टर जावेद इकबाल ने घर बुलाया और मुझे कहा कि आप ख्वाब से पार्टीशन पेंट करते तो आई एम श्योर आप मेरे वालिद की जावेदनामा भी पेंट कर लोगे। तो मैंने कहा मैं कर दूंगा। तो क्योंकि वो आसान नहीं था, क्योंकि इल्लामा इकबाल ने खत में लिखा था कि ये सिर्फ एक आर्टिस्ट नहीं पेंट कर सकेगा जावेदनामा, ये वो शख्स पेंट करेगा जिसके पास इल्म इलाही होगी, और फिर जो पेंट करेगा उसका नाम खुद ब खुद दुनिया में फैलेगा। ये इल्लामा इकबाल ने लिखा था खत में। अच्छा। मैंने उस वजह से नहीं किया कि नाम फैलेगा या नहीं फैलेगा, लेकिन मैंने एज ए चैलेंज किया कि इतने सालों से आर्टिस्ट नहीं कर सके तो वो काम मैं करना चाहता था। 1982 में मैंने कंप्लीट कर दिया जावेदनामा। 1982 में आपने कंप्लीट। इतने बड़े लगते नहीं आप सर, काफी मेंटेन किया हुआ है आपने अपने आप को। जी, इतने बड़े आप लगते नहीं, काफी मेंटेन किया हुआ है आपने अपने आप को। जिमी साहब आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ एक और पाकिस्तान के हीरो मौजूद हैं इस वक्त। मिक्स मार्शल आर्ट एमएमए की फील्ड में हम जानते हैं कि यूएफसी के बाद वन चैंपियनशिप बड़ी मशहूर है और पाकिस्तान के एक बड़े कमाल फाइटर हैं, नाम है उनका वुल्वरीन। अम्मा अब्बा ने अहमद मुश्तबा रखा था, लेकिन फाइटिंग इंडस्ट्री में वुल्वरीन के नाम से पहचाने जाते हैं। इंडिया के फाइटर को भी थोड़ा वक्त पहले हराया था, बड़े मशहूर हुए थे, खबरों में आए थे। इस दफा भी उन्होंने वन चैंपियनशिप में ब्राजील के फाइटर को चित किया। टेक्निकल नॉकआउट है इस वक्त हमारे शो में मौजूद हैं। थैंक यू सो वेरी मच अहमद, आप हमारे शो का हिस्सा बने। अस्सलाम वालेकुम। और अपने सफर की दास्तान मुझे सुनाइए, अपने फाइटिंग सफर की अहमद। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उनने इतनी इज्जत दी और इस मौके पे मुझे जीत हासिल हुई। सफर का आगाज बड़ा अच्छा रहा और काफी टफ था, क्योंकि जाहिर सी बात है ये एक इजी स्पोर्ट्स नहीं है, बहुत ही कमबैक स्पोर्ट्स है और काफी टाइम से मैं ट्रेनिंग करता आ रहा हूँ। इट्स बीन ऑलमोस्ट लाइक 11 इयर्स कि मैं स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में हूँ और फर्स्ट टाइम जीत भी नहीं रहा। मेरे 11 इंटरनेशनल विन्स हैं और 2 लॉसेज हैं। तो इससे पहले मैं स्टेट्स गया हुआ था, वहाँ पे मैं ट्रेनिंग कर रहा था खबीब के साथ, इस्लाम के साथ और हमारे जितने भी दागिस्तानी स्क्वाड्स हैं, वहाँ से मैं ट्रेनिंग की। फिर मैं पाकिस्तान वापस आया, यहाँ पे अपने जिम कैक्स फाइट क्लब में ट्रेनिंग करता रहा और जाहिर सी बात है फिर सिंगापुर में फाइट थी, फिर वहाँ पे जाना और सारा फेस ऑफ और सारी चीजें, काफी प्रेशर होता है इन चीजों का, लेकिन शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आसानी के मामला फरमाए। यकीनन अहमद मुश्तबा हैं, उलूमी करीम हैं, अब्दुल्ला झांडियू हैं, पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन कर रहे हैं। अहमद, आप इतने सीनियर फाइटर हैं, 11 साल से लड़ रहे हैं, दुनिया में इतने इवेंट्स जीत चुके हैं। पाकिस्तान में कॉम्बैट स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए क्या करना होगा? एसोसिएशन को क्या करना होगा? पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को क्या करना होगा? इस वक्त क्या कर रहे हैं? देखें, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि सबसे पहले जो जितने भी हमारे यहाँ पे लोग हैं जो एलीट क्लास जिम्स हैं हमारे यहाँ पे एमएमए के बेसिस पे, उन सबको एक साथ ऑन बोर्ड होना पड़ेगा। सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज ये, हमारे इस टाइम जो सारे लोग हैं वो एक साथ ऑन बोर्ड नहीं, एक पेज पे नहीं है, जिसकी वजह से वो सब इधर उधर बिखरे हुए हैं।
तो सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए इस टाइम यही चीज है कि सब एक साथ एक पेज पर हो जाएं, और उसके बाद जो हमारी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो कमेटीज हैं, वो सारे बैठ के डिस्कस करें क्या है, किस तरीके से हमने इसको आगे लेके चलना है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जैसे वन चैंपियनशिप होगी, वो बिल्कुल उनसे मेरी डिस्कशन हुई है, वो चाहते हैं कि हम पाकिस्तान आए और पाकिस्तान में भी इवेंट करें, लेकिन बात वही आ जाती है कि उस सारा बजट है, वो सारी चीजें वो कैसे कवर अप करेंगे, और उसके बाद जब तक अपने ही लोग एक पेज पे नहीं है, आपको आज तक किसने सपोर्ट किया, आप किसकी मदद से जाते हैं? देखें, मुझे तो आज तक गवर्नमेंट से तो कोई सपोर्ट नहीं मिली, और सपोर्ट तो अल्लाह ताला की तरफ से ही आती है, लेकिन ये कि मैं शुक्रगुजार हूँ अपने स्पॉन्सर्स का, जिनने मुझे इस ट्रस्ट में लिया और मुझ पे यकीन रखा कि मैं पाकिस्तान का नाम रोशन करूंगा। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने स्पॉन्सर्स का, जिम आर्मर का, कैक्स फाइट क्लब का, AKA का, AB फाइट वियर का, और इससे पहले मुझे स्पॉन्सर्स किया था माई जिम ने, बिलाल भाई ने, और छोटे छोटे स्पॉन्सर्स हैं। तो इन लोगों ने, मतलब देखें, बात यह है कि इतनी 22 करोड़ आवाम में अगर आपके पास 5 से 6 एथलीट्स हैं जो कि हाई लेवल स्टेजेस पे जाकर रिप्रेजेंट करें, तो उनको स्पॉन्सर करना कोई इतनी बड़ी इशू नहीं है, और इतनी कोई हाई अमाउंट नहीं है कि आप बोले यार कि क्या इतना बड़ा अमाउंट है। तो आई थिंक इनको करना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशंस को करना चाहिए, जो हमारे पास कंपनीज हैं, बड़े नाम बन जाते हैं तभी लोग स्पॉन्सर करते हैं, जो बड़े बनने की कोशिश कर रहे होते हैं उनको कोई नहीं पूछता। बस सिस्टर, बात वही है कि जो चीज होनी चाहिए वो हो नहीं रही। अब देखें, मैंने लास्ट टाइम राहुल राजू इंडिया को हराया 56 सेकंड्स में। इट वाज वन ऑफ द फास्टेस्ट नॉकआउट इन वन हिस्ट्री, और पाकिस्तान में बहुत बड़ी फख्र की बात थी। लेकिन मुझे लोगों के प्यार मिला, लोगों की चीजें मिली, लेकिन मुझे वो स्पॉन्सर्स नहीं मिल पाए, क्योंकि जाहिर सी बात है ये मैं शौक के तौर पे नहीं कर रहा, ये मेरी एक लाइफस्टाइल है, ये मेरा कैरियर है। तो जाहिर सी बात है मैंने अपने आई हैव टू पे माय बिल्स, मैंने अपनी चीजों को देखना, अपनी फैमिली को देखना, मैंने अपना कैरियर आगे बढ़ाना है, अपने स्पॉन्सर्स के थ्रू अपने कैंप्स पे जाना है, लेकिन वो हो नहीं पा रहा। तो बड़ा मतलब अजीब सा, अभी तो मैं थक चुका हूँ बोल बोल के, और भी हमारे साथ एथलीट्स हैं वो सब थक चुके हैं, मतलब हम बोल बोल के थक चुके हैं कि भाई हमें स्पॉन्सर्स चाहिए। जाहिर सी बात है हर किसी की अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, लेकिन लोगों को देखना चाहिए, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो ब्रांड्स हैं, कि यार ये हमारे कुछ चंद एथलीट्स हैं, इनको हमें खुद से करना चाहिए, पिचिंग करना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं पता क्यों इस तरह हो रहा है, और ये कब तक चलता रहेगा इस तरह। अहमद, हम आपकी आवाज इसीलिए बनना चाहते हैं कि जो 400-500 करोड़ हर साल क्रिकेट को दे दिए जाते हैं PSL के नाम पे, उसमें से 1 करोड़ ही निकल आए ना, सिर्फ 1 करोड़। मैं वादा करता हूं कि हमारे जितने भी फाइटिंग कॉम्बैट स्पोर्ट्स हैं वो खुशी खुशी अपने आप को सपोर्ट भी कर लेंगे। और ये शो शुरू हुआ है तलहा की यही अपील है कि क्रिकेट ने की वजह से ना आज स्क्वॉश चैंपियन है, ना हॉकी चैंपियन है, ना स्नूकर चैंपियन है। अल्लाह भला करे उनका जो जेवलिन में 1-2 गोल्ड मेडल लेकर आ जाते हैं, वरना हुकूमत ने, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने, एसोसिएशन ने मुंह काला किया हुआ खेलों का। क्विकली एक सवाल करना चाहूंगी आपसे कि आपको लग रहा है कि जिस तरह की प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, कि यही वजह है कि लोग इसको एज ए करियर, इस स्पोर्ट्स को लेके नहीं चल सकते, और अगर लेके चलेंगे तो शायद उनका करियर कुछ भी नहीं है आगे, मुल्क से बाहर जाना ही पड़ेगा और कोई रास्ता ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि ये देखें, ये करियर एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये इजी करियर नहीं है, क्योंकि इसमें आप मेंटली भी थक रहे हैं, फिजिकली भी थक रहे हैं, और जाहिर सी बात है जब स्पॉन्सर्स नहीं है, चीजें नहीं है, तो लोग तो इस पे नहीं आएंगे। जाहिर सी बात है लोग इसको एज सेल्फ डिफेंस के तौर पे बिल्कुल सीखते हैं। बहुत ज्यादा लोगों को पता है MMA के बारे में, पाकिस्तान में बहुत पता चल गया, लेकिन लोग इसको एज अ करियर नहीं लेंगे, जबकि हमारे पास बहुत ज्यादा अच्छा टैलेंट है। क्योंकि जाहिर सी बात है घर वाले इजाजत नहीं देंगे, और लोग अब जिन लोगों का आइडल वो मुझसे पूछते हैं यार आप, जी बिल्कुल ऑनेस्टली कोई फ्यूचर नहीं है। अभी मैं अपने कैंप के लिए गया हूँ, आई वेंट टू स्टेट्स, और मेरे पास स्पॉन्सर्स नहीं थे इतने कि मैं अपने अखराजात पूरे कर सकता, तो मेरे पास गाड़ी थी, आई हैव टू सेल माय कार, क्योंकि मेरा पैशन है स्पोर्ट्स के लिए। आई हैव टू डू समथिंग ग्रेट फॉर पाकिस्तान। तो मैं अपने मुल्क के साथ बहुत ज्यादा पेट्रियोटिक हूँ, तो मैं इन रिटर्न 100% दे रहा हूँ। अहमद, आखिर में मैं चाहूंगा कि आप अगर बेल्ट आपके करीब है तो यार एक बार हमें दिखा दो बेल्ट। आपको मालूम है पाकिस्तानी वो सोने की चमकती हुई बेल्ट देखकर खुश होते हैं। वो बेल्ट तो मैं उधर रखा है, लेकिन मैं मेडल्स एंड एवरीथिंग। वुल्वरीन अहमद मुश्तबा, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह आपकी मुश्किलात आसान करे, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, और उम्मीद करते जो 400-500 करोड़ क्रिकेट को देते हैं वो ख्वाब खरगोश से निकलें, शायद 1-2 करोड़ रुपए निकाल के किसी दूसरे खेल में डाल दें। कब तक हमारे मुल्क को गुलामों के खेल के पीछे गुलामी कराएंगे? PCB भी खुद अपने फंड इकट्ठे करता है, सो गवर्नमेंट पैसे नहीं देती। मैं सिर्फ PSL के 400-500 करोड़ कह रहा हूँ, PCB की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो फिर इन लोगों को तो खुद अपने इकट्ठे करने ये वो 400-500 करोड़ है जो कॉर्पोरेट्स देते हैं, कॉर्पोरेट्स। PCB की तो फंड की बात ही नहीं कर रहा, वो तो अरबों में चले जाएंगे। PCB चेयरमैन की तनख्वाह आप सुन लेंगी, आपकी हवा निकल जाएगी। कॉर्पोरेट्स को चाहिए शायद थोड़ी और स्पोर्ट्स पे भी तवज्जो दी। कॉर्पोरेट्स भी गुलामी कर रहे हैं कॉर्पोरेट्स की। चलें खैर आगे बढ़ते हैं, और
बात करते हैं फिलहाल सर्दी की आमद के साथ ही मुल्तान के सस्ते बाजारों में खरीदारों का रश बढ़ गया है और शहरी सस्ते कपड़ों और जूतों की खरीदारी में मसरूफ हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। हमारे रिपोर्टर मौजूद है वहाँ पे, यूसुफ है हमारे साथ। माज़िन यूसुफ लंडा बाजार से, बताइए। जी, सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही मुल्तान में कायम सस्ता बाजार जितने भी लगे हुए हैं वहाँ पर कपड़ों की और जूतों की जो खरीदारी है उसमें इजाफा देखने में आ रहा है। इजाफा तो है ही है, लेकिन सस्ते बाजार भी इस बार उस तरह से सस्ते नहीं नजर आए जिस तरह से माजी में हुआ करते थे। खरीदार कुछ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, क्या खरीदने आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? सस्ते बाजार से चीजें किस तरह मिल रही हैं और नई खरीद रहे हैं? बस सर, हम तो आए यार, देख ले कोई कपड़े मपड़े जैकेट मार्केट कुछ ले लेगा, अपने लिए कुछ ले लेगा, बच्चों के लिए ले लेगा। नवा चीज़ तो अभी ले भी नहीं सकते ना, महंगाई तो बहुत है, वैसे भी हर चीज़ महंगा है, इतना महंगा है कि हमारे बस से बात बार के बाद। पहले सस्ते बाजार या लंडा बाजार जो लगते हैं तो इनमें पहले चीजें सस्ती, अब उनमें भी आहिस्ता आहिस्ता महंगी। बस मसला तो अब ये है कि हर चीज़ महंगा है यार, इसको भी ऐसा खर्चा भी ज्यादा आती है ना, पीछे से किराया भी हर चीज़ डबल हो गया। अब ये भी तो सारा हर चीज़ महंगा है ना, तो फिर भी है, लेकिन ऐसे एक बाजार की निस्बत ये बहुत सस्ता है। बिल्कुल, बाजार की निस्बत जो है वो सस्ता मिल रहा है, कदरे थोड़ा सा महंगा तो हो गया है, लेकिन वक्त के साथ साथ देखने में आ रहा है सस्ते बाजार भी महंगे होते जा रहे हैं, लेकिन आज भी जो है वो एक आम आदमी यहाँ पर ही आकर खरीदारी करने को। थैंक यू यूसुफ हमारे साथ थे। और सस्ते बाजार एटलीस्ट कदरे बेहतर सस्ते हैं मार्केट के मुकाबले। जैकेट मिल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन जाते थे आखिरी सवाल जल्दी से मुझे बताइएगा कि 300 से ज्यादा पेंटिंग्स बनाई है आपने, उसमें से आपकी फेवरेट कौन सी है? 3000 से ज्यादा पेंटिंग्स बनाई है, आपकी फेवरेट कौन सी है? मेरी फेवरेट पेंटिंग नहीं है, मैं कहता हूँ कि जो चैलेंजिंग सब्जेक्ट है वो एक पार्टीशन था और जावेदनामा था। पार्टीशन और जावेदनामा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। जिमी इंजीनियर साहब हमारे साथ मौजूद थे, आप आए, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक की जाने बढ़ते हैं, मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है। और जाड़ी की आमद के साथ ही मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में स्मॉग भी बढ़ता जा रहा है और साथ साथ गला खराब, खांसी, ये भी बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, और अगर स्मॉग है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि स्मॉग की वजह से भी गले में खिंच या नज़ला या तबीयत ख़राब होना उसकी वजह से भी हो रहा है। बस्ती और शुमाली पंजाब के साथ साथ बालाई सिंध भी मुतासिर हो रहे हैं, और फैसलाबाद, लाहौर, सियालकोट, नारवाल, गुजरांवाला, ओकाड़ा, मियाँ चुन्नू, भावलपुर और मुल्तान डिवीज़न में भी धुंध मजीद बढ़ने का इम्कान है। आज अहम शहरों में कम से कम दर्जा हरारत कितना रहेगा आपको बताते चलते हैं। आज कराची का कम से कम दर्जा हरारत 70 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। अगर स्क्रीन पे आप चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे 23 आ रहा है, ये दोपहर के वक्त का दिखा रहे हैं, 19 देखे हो गया। जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है हमारी स्क्रीन बढ़ती चली जा रही है आगे, लेकिन कम से कम दर्जा हरारत कराची का 17 बताया जा रहा है। और लाहौर में कम से कम 9 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, और इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। यानी कि लाहौर और इस्लामाबाद वाले खूब सर्दियाँ एंजॉय कर रहे हैं, हम लोग तरस रहे हैं। कोयटा का रुख करें तो कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत 4 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है, जबकि पेशावर में कम से कम दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। ये तो थी वेदर अपडेट। अब चलते हैं तला की तरफ। बड़े बेहतरीन कुछ खिलाड़ी मेरे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं, लेकिन खिलाड़ियों पर बात करने से पहले हम बात करेंगे तालिबे इल्मों की। एमकैट के रिजल्ट आए हैं गुज़िश्ता रोज, और उन रिजल्ट से स्टूडेंट्स इख्तलाफ कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि रिजल्ट सही नहीं आए हैं, शायद चेकिंग सही नहीं हुई है, बड़ा इशू हो रहा है, जिसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे नुमाइंदे कुछ लम्हों बाद, लेकिन स्टूडेंट्स बड़े परेशान हैं। वो ये कह रहे हैं कि बड़ी मेहनत से हमने इम्तिहान दिए थे, सवालों के जवाब भी सही लिखे, लेकिन रिजल्ट कुछ और आया। ये हो रहा है मुस्तकबिल के मेहमारों के साथ एक सिचुएशन है उनकी तलबा की, जिसके बारे में हम आपको आगाह कर रहे हैं, और इस बारे में आगे चलकर भी प्रोग्राम में हम राजा कामरान ने हमें ज्वाइन कर लिया है। राजा कामरान प्लीज हमें, राजा इमरान हमें प्लीज अपडेट कीजिएगा इस सिचुएशन के बारे में। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं डाउ यूनिवर्सिटी के सामने मौजूद हूँ। यहाँ पर जो एडमिशन के लिए जिन तलबा ने इम्तहानात दिए थे वो इस हवाले से एहतजाज करते हुए नज़र आ रहे हैं, और उनका कहना यह है कि उनके साथ जो है जो नाइंसाफ़ी हुई है, और उनका ये भी कहना है कि जो पोर्टल्स बनाया गया उसमें गलतियाँ हैं। बाकी सूबों में जो 25% मार्क्स एक्स्ट्रा दिए जाते हैं वो नहीं दिए गए। इसी वाले से हम स्टूडेंट से बात करते हैं कि उनके क्या मुतालबात हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आप बताइएगा कि क्या मुतालबात हैं, क्यों एहतजाज कर रहे हैं आप? हाँ, हमारे मुतालबात ये हैं कि जो स्टूडेंट्स के साथ
नाइंसाफ़ी की गई है। उनका की के मुताबिक एक रिजल्ट आ रहा है, पोर्टल पे दूसरा रिजल्ट अपलोड किया है जो कि उनको फेल करार दे रहा है या फिर MBBS के बजाय BDS की सीट्स देने के लिए, जो हम समझते हैं कि स्टूडेंट्स के नाम पर कारोबार किया जा रहा है। बाकायदा उनको जो है ना वो राइट्स का वायोलेशन की जा रही है। और दूसरी हमारा जो मुतालबात है कि वो 30 और जो दूसरे हमारे मुतालबात हैं वो ये हैं कि जो तलबा के ग्रेस मार्क्स का इशू है। आप बोले इधर देखो। जी बिल्कुल, कुछ और भी तलबा इनसे भी बात करते हैं। यहाँ क्यों एहतियात कर रहे हैं? जी हम लोग यहाँ पर सुबह आए और हमने इनको बोला कि हमें ग्रेस मार्क्स दीजिए। हम इनके पास शराफत से कंप्लेंट लेकर आए, लेकिन यहाँ पर इन्होंने हमें सही ट्रीटमेंट बिल्कुल भी नहीं दिया। अब हमें मजबूर कर दिया कि हम यहाँ रोड पे बैठे हैं और ग्रेस मार्क्स के लिए अपने हक के लिए लड़े। कल को इनके बच्चे भी तो पेपर देंगे ना, उनका क्या होगा? उनको तो मिल जाएंगे मार्क्स। हम लोग को ये करना पड़ रहा है, धूप में आना पड़ रहा है। प्लीज हम लोग के लिए सुन लीजिए और हमें दे दीजिए नंबर। राजा एमिट कर रहे थे, मुस्तकबिल के मेमार तलबा परेशान हैं। MCAT के नंबर की से कुछ और आ रहे हैं, पोर्टल पे कुछ और आ रहे हैं, जिसकी वजह से ग्रेस मार्क्स के लिए धक्के खाने पर मजबूर। अल्लाह करे इदारों को होश आ जाए। हाँ होश आ जाए। तलब मैं देख रही हूँ बच्चे किस तरह से बेचारे परेशान है कि मेडिकल की पढ़ाई बहुत मुश्किल होती है, एक्सपेंसिव होती है, जितनी मेहनत करते हैं उसके बाद फिर आप ये कहें कि आउट ऑफ सिलेबस चीजें आई हैं, फिर भी 40% लड़कियां जो MBBS कंप्लीट करती हैं और मेडिसिन प्रैक्टिस नहीं करती हैं, घर में जाके हाउस ये तो एक अलग बहस है। तो हमारे पेरेंट्स को, हमारी फैमिली को सोचना चाहिए कि जब बच्चों को मेडिकल पढ़ा रहे हैं तो उसको आगे प्रैक्टिस भी करवाई जाए, और जो शादी करके लेके जाते हैं उनको भी सोचना चाहिए। ये बहुत गलत चीज छेड़ दी, मैं शुरू हो जाऊंगी, इस पर बहुत ज्यादती होती है खवातीन के साथ। लेकिन आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। फिलहाल दुनिया भर में इस वक्त फीफा वर्ल्ड कप का जुनून सर चढ़कर बोल रहा है, तो आज हमने सोचा कि क्यों ना आज कुछ पाकिस्तानी फुटबॉल टीम की भी बात कर ली जाए। वैसे हमेशा तलहा कहते हैं कि हमारा मुल्क कब जाके फीफा वर्ल्ड कप खेलेगा, तलहा का ये सवाल का जवाब कभी नहीं खेलेगा, ले ही लेते हैं। यकीन है मुझे कभी नहीं खेलेगा, मुझे कोई उम्मीद नहीं है, नो एक्सपेक्टेशन, जीरो। सोका फुटबॉल टीम जो है वो भी हमारे साथ मौजूद है और सोका वर्ल्ड कप में ना सिर्फ शिरकत की थी उन्होंने, बल्कि अच्छी कारकर्दगी भी दिखाई है। तो आज सोका वर्ल्ड कप में शिरकत करके वतन लौटने वाले हमारे प्लेयर्स हमारे साथ मौजूद होंगे। उनके साथ उनकी मैनेजर हैं आसिफ महराज और टीम कोच हैं सादिया शेख भी मौजूद हैं। इनको वेलकम कहेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम। और सादिया शेख के बारे में बताना चाहूंगी कि ये फाउंडर हैं फर्स्ट वुमेन फुटबॉल क्लब की, मैनेजर भी हैं और शी इज द ओनली वन फीफा एडमिनिस्ट्रेटर। तो और सैयद शाबिल भी हमारे साथ, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं मेरी नज़र में। सॉकर वर्ल्ड कप में जो 6 साइड सॉकर वर्ल्ड कप हुआ था उसमें सबसे अच्छा परफॉर्म भी शाबिल ने किया था, इसलिए मुझे बड़ी खुशी है कि वो आज हमारे शो का हिस्सा बने हैं। आसिफ आपसे गुफ्तगू शुरू कर लेते हैं, बताइए इस दफ़ा वर्ल्ड कप का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? थैंक यू भाई, आपने हमें इन्वाइट किया। बिल्कुल इस दफ़ा वर्ल्ड कप में हमारी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है। ये 3rd एवर वर्ल्ड कप था जो कि सॉकर वर्ल्ड कप जो कि बुदापेस्ट में हुआ था, हंगरी के शहर बुदापेस्ट में, और लेजेलीग्स वर्ल्ड ग्रुप एंड ट्रंकवालाज ने ये पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन करवाई थी इस दफ़ा भी 3rd टाइम, और एक अच्छा हमारी टीम ने परफॉर्म किया इस दफ़ा। प्रीवियस 2 वर्ल्ड कप से इस दफ़ा बहुत ज़्यादा अच्छी हमारी टीम की परफॉर्मेंस है। कोयटा ग्लैडिएटर का नाम नहीं लिया आपने, उनको आपने कटा दिया? नहीं, बिल्कुल कोयटा ग्लैडिएटर्स में जो हमारा मेन एक किरदार था, कोयटा ग्लैडिएटर और लेजेलीग्स के तावन से ये टीम पाकिस्तान गई थी। पाकिस्तान से गई थी। सही। सादिया आप फीफा की एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच हमारे शो में आई। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जिसका जवाब हम चीख के काफी दिनों से शो पे लेना चाह रहे हैं, स्पेशली तलहा बहुत जज्बाती हो जाते हैं इस मामले में। हम कब खेलेंगे फीफा वर्ल्ड कप, हम क्यों नहीं जा रहे? देखिए जी, इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे जो मेन वजूहत है कि वी आर नॉट वर्किंग ऑन ग्रास रूट लेवल। शुरू से मेरा कहना है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के, मैं एग्जीक्यूटिव और कांग्रेस मेंबर भी रही हूँ, आई यूज्ड टू टेल देम कि जी आपका जब तक ग्रास रूट लेवल नहीं सही होगा तो वर्ल्ड कप तो हम भूल जाएं कि हम क्वालिफाई कर सकते। वर्ल्ड कप से पहले AFC होता है, एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन का कप हम क्वालिफाई करेंगे तो आगे जाएंगे। मगर जब ग्रास रूट लेवल पे काम नहीं हो रहा, एजेस सही नहीं हो रही हैं बच्चों की, आपके कोचेस नॉट अप टू द मार्क, आप कोचेस उन कोचेस को सिलेक्ट करें जिनको आप जानते हैं, चाहे उनका कैलिबर हो या ना हो फॉर द टीम। आई एम सॉरी, यू कैन नॉट थिंक ऑफ कि हम वहां तक करीब ही पहुंच सकते हैं। आप देखिए ना, एशियन कंट्रीज जैसे नेपाल है, जैसे इंडिया है, आपके आजाद हुई है, they have a better team than Pakistan। सादिया, जब इटली नहीं पहुंच सका, हम कहां से खाक फिर ली के ख्वाब में छींचड़े। सैयद शाबिल, मुझे बताइए इस दफा वर्ल्ड कप में आपकी माशाल्लाह बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही, व्हाट वाज डिफरेंट, क्या खोया, क्या पाया, क्या सीखा? शाबिल,
First of all, thank you for inviting us. जैसे आसिफ भाई ने बताया, this was the third time that we went. लेकिन सबसे अच्छा इसी बार परफॉर्म किया आपने। जी, definitely. Thank you for saying. और मुझे ये भी मालूम पड़ा कि टीम में कोऑर्डिनेशन आपकी वजह से हुई थी, आपने बड़ा प्रॉपर एक पिवटल रोल अदा किया था। Oh, that's very kind of you to say. जी, जैसे obviously you learn every single time. This was the third time. इसमें a couple of us players ऐसे हैं जो पिछली दफा जा चुके हैं। मैं पहले वर्ल्ड कप में मैंने पार्ट लिया था, दो हमारे और प्लेयर्स थे जिन्होंने सेकंड वर्ल्ड कप में पार्ट, सो वी वर एबल टू पास ऑन दिस एक्सपीरियंस टू द अदर प्लेयर्स सो दैट व्हेन वी वेंट हम बिल्कुल ब्लैंक नहीं थे। सो लाइक आई सेड टाइम एंड टाइम अगेन, टैलेंट की बिल्कुल कमी नहीं है। आई थिंक वन ऑफ द मेन ऑब्स्टिकल्स द फर्स्ट टाइम एंड द सेकंड टाइम वाज कि जब आप उस प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो इट्स वेरी ओवरवेलमिंग। तो आई बिलीव कि दिस टाइम बिकॉज ऑफ आवर प्रायर एक्सपीरियंस हम वो इम्पार्ट कर पाए अपने टीममेट्स पे एंड वी आर अ बिट मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट चैलेंज एंड दैट्स व्हाई वो ऑब्स्टिकल हमने थोड़ा ओवरकम करने में आसानी हुई। चलें, गुड है। फुटबॉल फेडरेशन तो आपस में लड़ के खत्म हो गई, फुटबॉल का सत्यानाश हो गया है, लेकिन लेजर लीग से हम उम्मीद रख सकते हैं कि आगे जाके फुटबॉल का कुछ मुस्तकबिल बेहतर हो सकता है। तो आसिफ, आप बताइए किस तरह से लेजर लीग काम कर रही है एज ए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन? ग्रास रूट पे हमारा बहुत अच्छा फोकस है। हमारी जो है वो पाकिस्तान में 76 सिटीज़ के अंदर अच्छा ऑपरेशन, एक प्रॉपर नेटवर्क है जहाँ पे लीग वाइज वीक वाइज हर जगह लीग्स होती हैं। प्रॉपर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के साथ हमारी कोलैबोरेशन है जहाँ पे वहाँ लीग्स होती हैं। फिर उन लीग्स को प्रोलॉन्ग करते हुए साल में जो है वो एक पूरी हायरार्की है जिसमें फिर चैम्पियनशिप्स होती हैं, रीजनल लेवल चैम्पियनशिप होती है, नेशनल लेवल चैम्पियनशिप होती है। जो नेशनल चैम्पियन होती है फिर उसे ये चांस दिया जाता है कि वो वर्ल्ड कप में आईएसएफ सॉकर वर्ल्ड कप जो होता है उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सके। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म होता है फॉर स्टूडेंट्स और फॉर एनीवन जो एक लेजर लीग्स में पार्ट ले और एक इंटरनेशनल लेवल पे जाके अपने आप को मनवा सके। अच्छा, हम हमेशा समझते हैं ना करप्शन सिर्फ क्रिकेट में होती थी और मैच फिक्सिंग, मैच ये वो। आजकल नेटफ्लिक्स पे सादिया एक डॉक्यूमेंट्री फीफा के ऊपर बड़ी वायरल चल रही है, सब देख रहे हैं और मालूम पड़ रहा है कि फीफा में किस लेवल की करप्शन होती है। और इस वक्त भी वर्ल्ड कप में भी हम देख रहे हैं कि ये वर्ल्ड कप कम यूरोप वर्सेस कतर चल रहा है इस वक्त। यूरोपियन जितने भी लोग हैं वो कतर को तनकीद करेंगे, हमारे मुल्क में क्यों नहीं हुआ, कतर में क्यों हो रहा है, और कतर वाले अपना डिफेंड करें और अपने वर्ल्ड कप को बेहतर से बेहतर करें। सादिया, इस सिचुएशन को आप कैसे देखती हैं? देखिए जी, 10 years बिफोर स्टीफन ब्लेटर सेड द फ्यूचर इज एशिया, और आप देख रहे हैं कि जर्मनी अपनी लाइफ में दूसरी बार एशिया से आ रहा है। आप ये बिल्कुल आप ये देखें ना कि सबसे बड़ा सेटबैक वाज सऊदी अरेबिया विनिंग अगेंस्ट अर्जेंटीना, और इसके बाद देन अनदर कोलैप्स वाज जर्मनी बाय जापान। आई थिंक वर्ल्ड कप किसी एक का नहीं होना चाहिए एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग कि ये एशिया और कतर बड़ी अच्छे तरीके से कतर के लिए है। बिल्कुल, एंड वेल डन। one of our players has been selected and she has gone to Qatar as a volunteer. Wow. And she's the captain of my team and she kept telling me कि miss, you cannot imagine, I've been to 2 women World Cup. ये खातून कहीं टीचर भी तो नहीं है किसी स्कूल में? क्योंकि मेरे बच्चे मुझे बता रहे थे बाबा हमारी टीचर गई हैं कतर, आई थिंक शी इज द सेम लेडी, टीएलटी में लर्निंग ट्री, और शी इज माय कैप्टन बाय माशाल्लाह। यू कैन नेम हर एज वेल। अच्छा, उनको भी क्रेडिट राशिद। एंड इसके अलावा उनसे पहले मैं 2 विमेन वर्ल्ड कप कनाडा और पेरिस गए थे। तो जो हम लोग डिफरेंट वी टॉक टू ईच अदर, जो डिफरेंस नजर आ रहा है इस वास्ट, बहुत अच्छा वर्ल्ड कप जा रहा है। एंड आप देखिए ना, स्टेडियम्स बिल्कुल नए किस्म के बनाए, यू कैन पैक देम एंड यू कैन टेक देम एनीवेयर। सो आई थिंक एशिया शुड जितने पाकिस्तान के टोटल कर्जे हैं ना, इट्स अबाउट 130 बिलियन, उन्होंने कोई 240 बिलियन लगा दिया अपने फुटबॉल वर्ल्ड कप पे। तो यकीनन कतर वो मुल्क है जहाँ पे हमारे साबिक वजीर आजम ने कतरा कतरा करके सारा खजाना जमा किया था। बॉलें भी पाकिस्तान से गई हैं, आई एम वेरी प्राउड ऑन दिस। बॉलें हमारी है, हम तो हर मैच में हमारी नॉमिनेशन है, सिक्योरिटी हमारी है, और क्या चाहिए टीम की खैर है, हमारी सिक्योरिटी है। शाबिल, your comment on this World Cup? बिल्कुल, like she said that they can either join us or they can be left behind. But the future is Asia. एशिया का वक्त आ गया। उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। They have spent 240 billion. No one has even crossed the 30 billion mark ever in their preparation. So if they're doing everything right, then I don't think उन पे कोई। शाबिल, कल के मैच पे तज्जिया आपका मेरा लेना बहुत जरूरी है। मेरी नजर में जर्मनी ने जो हम जिन्स परस्ती और LGBTQ के लिए आवाज उठाई, यूं भी हाथ रखा क्योंकि उनको उनका आर्म बैंड नहीं पहनने दिया गया, इसकी वजह से उनको जापान से जो है ना ऐसी शिकस्त का सामना करना पड़ा। आप अग्री करेंगे?
डेफिनेटली उनको उन्होंने अंडर एस्टिमेट जरूर किया था इन टीमों को, एंड आई थिंक दैट्स शोइंग ऑल थ्रू आउट ओवर There's too much politics, there's less football, शाबाल। लोग ज्यादा अपने अपने एजेंडाज में अपनी मूवमेंट्स को जोर दे रहे हैं rather than फुटबॉल पे जोर देने के बजाय। डेफिनेटली ये एक चीज सब कह रहे हैं कि ये डिसीजन जब हो चुकी है, कतर हैज बीन अपॉइंटेड द कंट्री, तो देन जस्ट प्ले फुटबॉल, इट्स टू लेट। नहीं बियर पे बहस करनी है ना, हम जिन्सपरस्ती पे बहस करनी है, फुटबॉल को इग्नोर करना है। सादिया से पूछना चाहूंगा, सादिया खवातीन फुटबॉल स्पोर्ट्स में कितना ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही हैं और कितनी तादाद में आगे आ रही हैं? देखिए जी, मैं अपनी बच्चियों की बात करती हूँ अराउंड पाकिस्तान, बिलीव यू मी में जितना जोश वरबला है विमेन में भी फुटबॉल का और वर्ल्ड कप का, यू कैन नॉट इमेजिन। आप यकीन करें, आई ऑल्सो टीच इन हक अकेडमी स्कूल, बच्चे आर सो एक्साइटेड फॉर द वर्ल्ड कप, मिस जल्दी छुट्टी हो, जल्दी वी हैव टू, और वो बैठे रहते हैं टीवी के सामने, रात को भी चल रहे हैं मैचेस एंड एग्जाम्स भी होने वाले। सो अब हमारा फुटबॉल इज कमिंग एज अ वेरी कॉमन थिंग इन एवरी हाउस, एंड नॉट ओनली इन द बॉयज बट ऑल्सो इन फीमेल्स एज वेल। हमने इंटर डिस्ट्रिक्ट करवाया, तो वहाँ पे भी जो बच्चे सांगर बंदीन से बच्चियाँ आए हुए थे, they were also saying Brazil, Argentina, so they knew Portugal, 3 टीमें हैं which is being favored around, you know, sin. So it World Cup has its own, जिसे कहते हैं ना, miracle. Magic. एक मैजिक वर्दा के टोटके में भी है जो बताने वाली हैं अभी। वर्दा बताइए अपना टोटका। जस्ट अ रेमेडी, और मैं चाहूंगी कि मैं शेयर करूं अपने व्यूअर्स से कि सर्दियां आ गई, सब खांस रहे हैं, मुझे भी बात करते करते एकदम ठसका लग रहा है, गला खुश्क हो रहा है, ड्राई हो रहा है, तो इसकी सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि बच्चों को भी आप दे सकते हैं, बड़ों को भी दे सकते हैं। आप गुड़ ले लीजिए, आप आधा कप, अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो रिसेप्ट, वरना आधा कप आप गुड़ लीजिए, उसमें आप या तो अदरक को ग्रेट करके डाल दीजिए, या अदरक का जूस निकाल के आप अराउंड 1 टेबलस्पून डाल दें, उसको मिक्स कर लें, उसमें आप थोड़ा सा शहद ऐड कीजिए, सिनेमन पाउडर 1/4 टीस्पून, इस तरह से आप उसको पूरा पका लें, और गर्म करके जब पकाएंगे और जो ठंडा होगा तो वो ऑटोमेटिकली होल्ड, अपनी शेप होल्ड करना शुरू कर देगा। तो एक बटर पेपर के ऊपर आप उसकी छोटी छोटी सी कैंडीज टाइप की आप एक टीस्पून डाल के उसकी एक सर्कल कैंडीज बना लें, और जब ये ड्राई हो जाए तो इसके ऊपर हल्की सी आप शुगर पाउडर डस्ट करके किसी भी कंटेनर में रख लीजिए, और दिन में आप एक आध बच्चों को भी दे सकते हैं, खुद भी खा सकते हैं। तो हमारे गले में जो खिचखिच होती है ना, जो ड्राइनेस होती है, जो एक खाराश टाइप की आती है, वो चीज़ खत्म हो जाएगी। और अगर आप एक लौंग दोनों दांतों के बीच में दबा लेंगे ना, तो तब भी आपको विद इन 30 सेकंड्स ऐसा रिलीफ मिलेगा, इसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, और इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। प्रोग्राम का वक्त तमाम होता है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो वेरी मच। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। बोल जो कि हकीकी सहाफत के सफर पे गामजन है, बोल ने बता दिया है कि किसी किस्म का कोई दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बोल वो वाहिद इदारा है जो अपने एम्प्लॉयज के लिए खड़ा होता है, हकीकी सहाफत के लिए, क्योंकि बोल है हक और सच के साथ। ये पाकिस्तान में पहली दफा हुआ है कि बोल न्यूज ने रिकॉर्ड बनाए हैं। आज के दौर में, डिजिटल मीडिया के दौर में, आप किसके साइट को ब्लॉक करेंगे? इनका बस नहीं चल रहा कि हर उस आवाज को बंद कर दें जो सोच थोड़ी सी भी इख्तलाफ की गुंजाइश पैदा करने की कोशिश करे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।